Rahim. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. बेटे, कल हमारा एक टेस्ट हुआ था एफएनएस के कैंडिडेट्स के लिए, ऑल पाकिस्तान फ्री मॉक टेस्ट 1। आज हम उस टेस्ट की डिस्कशन करें। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट रिसाइट वन टाइम दुरूद पाक विद मी, देन हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। मिलाद आ रहा है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना। तो हम अब दुरूद पाक 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक दफा जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी फिर भी दुरूद पाक पढ़ा करेंगे, ठीक है? ओके। सो बेटा, हमारे पास डिस्कशन के लिए जो आज का टॉपिक है वो है ऑल पाकिस्तान फ्री मॉक टेस्ट 1। ये टेस्ट कल ऑब्वियसली 9 अगस्त को कंडक्ट हुआ था हमारी ऑफिशियल वेबसाइट एजुस्मार्ट पे। अगर आप अभी भी टेस्ट देना चाहो तो इसका लिंक ये है, आप इस लिंक से अभी भी ये टेस्ट दे सकते हो। edusmartprep.com एफएनएस ऑल पाकिस्तान फ्री मॉक टेस्ट। आप गूगल पे सिंपली यही लिखोगे एफएनएस ऑल पाकिस्तान फ्री मॉक टेस्ट 1 बाय एजुस्मार्ट, तो आपको ऑटोमेटिकली ये टेस्ट ऊपर नजर आ जाएगा। इसमें बेटा अगर हम बात करें तो ये टेस्ट नंबर 1 था। 100 एमसीक्यूज थे बेटा, जिसमें इंटेलिजेंस के कुछ 40 एमसीक्यूज थे वर्बल के, 20 नॉन वर्बल के और 40 एमसीक्यूज थे एकेडमिक के। मतलब टोटल 100 एमसीक्यूज थे और मैंने इसकी जो ड्यूरेशन 40 मिनट्स था। पासिंग मार्क्स जो हैं वो इसके मैंने 60 रखे थे। अगर आप अभी टेस्ट देना चाहो तो ये टेस्ट का पासवर्ड था। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो जो रिजल्ट्स एवरेज रही वो 58% रही और मैं इस रिजल्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं। इसमें ऑब्वियसली मेरे कुछ पेड कैंडिडेट्स भी थे। मेरे जो पेड कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट 98% रहा और वो भी आई थिंक सो कुछ एक आध एमसीक्यूज की गलत थी, दैट इज वाई उनका कोई रिजल्ट्स 98% तक रहे। बट अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे हमारे पेड स्टूडेंट्स के। लेकिन जो एवरेज थी वो खासी कम थी, 58%। यहां से मुझे ये शो हो रहा है कि बेटा आपकी अभी प्रेप नहीं है। जो कैंडिडेट्स हैं अभी आपकी प्रेपरेशन नहीं है। अपने हाल पे रहम खाओ, ट्रिक्स सीखो और अच्छे से तैयारी करो बेटा टेस्ट की। क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक इज टू रीडिंग। एनोलॉजी का क्वेश्चन था। अगर किताब पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं तो फोक किस काम के लिए यूज होते हैं? ऑब्वियसली फोक इज यूज्ड फॉर द ईटिंग। वाई डू वी यूज एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग रेन? जब रेन होती है, बारिश होती है, तो हम अम्ब्रेला क्यों यूज करते हैं बेटा? वी यूज टू स्टे ड्राई, हम खुश्क रहने के लिए। मतलब इसका एक और आ सकता है, रेन से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए, सनसेट सनलाइट से बचने के लिए भी हम अम्ब्रेला का यूज कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस कि आपको ऑप्शंस क्या मिले हैं। टू कीप वार्म, क्या अम्ब्रेला वार्म रखता है, गर्म रखता है? टू वॉक फास्टर, अम्ब्रेला की मदद से हम जल्दी चलते हैं। टू सी क्लियर, अम्ब्रेला एनक थोड़ी है जिससे हम क्लियर देखते हैं। टू स्टे ड्राई, अपने आप को खुश्क रखने के लिए हम अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन था, फेस इज कोडेड एज 6135 देन एस इज कोडेड एज। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था। मैंने आप लोगों को पहले ये क्वेश्चन पढ़ाया है कि फेस है ना, जो फेस, इसका उन्होंने कोड दिया 6135। हमने अब कोड बनाना है एस का। एफ को हटा दो, इसका कोड हट गया, एस रह गया, वो कोड 135 है। अल्फा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर कम्स अल्फाबेटिकली अमंग द लेटर ऑफ ट्रेन? अब इसके लिए मैं माजरत खाऊं, मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमने गलत बना दिया। ठीक है, अब अल्फाबेटिकली अगर फर्स्ट लेटर देखें वो तो ए आता है और राइट ऑप्शन ए ही होना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेटिकली देखना है ना। लेकिन ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत हो गई है। एक है विच लेटर कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली, जैसे मदर में है ए बी सी डी ई, तो ई के सामने ई आ जाता है, ये आता था फर्स्ट कम्स अल्फाबेटिकली, तो ट्रेन के साथ भी यही होना चाहिए था। अगर तो बेटा ये
इस पे ये वाली ट्रिक लगती तो आंसर था इधर नन, जो कि मौजूद ही नहीं था। अब क्योंकि ये ट्रिक नहीं लगी तो हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे ट्रेन को, ए बी सी डी, क्योंकि हमें फर्स्ट अल्फाबेटिकल लेटर चाहिए था तो वो ए आता है, ए ही आंसर हो गया। दैट इज वाई ये थोड़ा सा एक मुश्किल हो गया होगा आप लोगों के लिए। विच कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी ऑर्डर, इसका की गलत लगा हुआ था, मैंने देखा था इसका की जो है ना वो गलत लगा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, आपने कभी डिक्शनरी देखी है, उसमें ए पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, ऐसे होते हैं। अब हमारे पास है वर्ड्स बॉल, बनाना BANA, बैट BAT, और बैग। अब यहाँ पे बी देखो, बी आ रहा है सब में, इसको छोड़ दो, ए आ रहा है सब में, इसमें छोड़ दो। मुझे आप ये बताओ, ABC में पहले L आता है, N आता है, T आता है या G आता है? अब आप पढ़ोगे ABCDEFG, सर जी पहले आता है, तो यही आएगा डिक्शनरी में पहले, राइट ऑप्शन बैग। ए कार ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 30 मिनट्स। एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 30 मिनट में वो कितना, देखो बेटा 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 मिनट में कार कितना चली, 60 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना चलेगी, 30 मिनट में 30 किलोमीटर। ये तो है ही आसान सा था, इजी सा ट्रिक था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, इफ 1 डजन पेन्स कास्ट 120 रुपए, तो 5 पेन्स की कीमत क्या थी। एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं, आप कहोगे सर 12 चीजें, 12 पेन अगर 120 रुपए के हैं तो एक पेन कितने का हो गया, 10 रुपए का। 5 पेन कितने के हो गए, 50 रुपए के। राइट ऑप्शन 50। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, ए बुक इज बॉट फॉर 500 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 600 रुपीज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। मैंने ये क्वेश्चन सारे समझाए हुए हैं पेड वालों को। पेड वालों, मैं आप लोगों से मेरा गिला बनता है, ये याद रखना, मेरा आप लोगों से गिला है। आप लोगों ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया मुझे, कुछ कैंडिडेट्स का बहुत अच्छा रिजल्ट है, वो सिलेक्ट होंगी, मैं बात सिंपल कर रहा हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो बच्चियां मेहनत कर रही हैं बेटा वो सिलेक्ट होंगी, लेकिन जो मेहनत नहीं कर रही वो अपना आप सोच के रखो। ए बुक इज बॉट फॉर 500 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 600, देखो बाय कितने की 500 रुपए की, सेल कितने की 600 की, प्रॉफिट कितना हुआ, आप बताओ। एक चीज हम 500 की खरीदते हैं, 600 की सेल करते हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए। अब हमने क्या बताना है, प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है। तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिस चीज की परसेंटेज निकालनी हो उसको ऊपर रखते हैं, डिवाइड करते हैं विद द एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस वो होती है जिस पे हमने कोई चीज बाय की होती है, जरब 100, तो कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 20%। लो जी, क्वेश्चन का जवाब आ गया। ए फादर इज 40 years old, फादर की एज है जी 40 साल, कितनी एज है फादर की, 40 साल, और उसका बेटा 10 साल का है, सन की एज है 10 साल। आफ्टर 5 years हाउ ओल्ड विल बी फादर, 5 साल के बाद फादर कितने साल का है। बेटा अभी 40 का है तो 5 सालों के बाद कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ए टाउन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000, इट इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट विल बी द न्यू पॉपुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन जो करंट है, PC से मैं जाहिर कर रहा हूं, वो 10,000, 10% वो पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो कितनी पॉपुलेशन हो गई, 10% ऑफ 10,000 कर लो, कितना हो जाएगा। ट्रिक मैंने बताया था, जीरो को एक जीरो से काट दो, 10, ये रह गई 1,000, यानी एक साल में आबादी बढ़ी 1,000, तो टोटल आबादी कितनी हो गई, न्यू पॉपुलेशन, 10,000 में 1,000 जमा कर दो, ये बन गई 11,000। सो टोटल आबादी
10% बढ़ने के बाद 11,000 हो जाएगी। सिंपल। ऑल सोल्जर्स आर डिसिप्लिन्ड, ये सेलोजिज्म का क्वेश्चन है। पेपर में पिछली दफा सेलोजिज्म के 2 क्वेश्चन आए थे। ऑल सोल्जर्स आर डिसिप्लिन्ड, तमाम सोल्जर्स डिसिप्लिन्ड हैं। अहमद एक सोल्जर है, अहमद भी एक सोल्जर है, तो अहमद क्या हुआ? अहमद अनडिसिप्लिन हुआ? नहीं। तमाम सोल्जर डिसिप्लिन्ड हैं तो अहमद भी डिसिप्लिन्ड होगा। टीचर होगा? नहीं। डॉक्टर होगा? नहीं। डिसिप्लिन्ड होगा। ठीक है। सेलोजिज्म का मतलब होता है आपने स्टेटमेंट में से ही राइट आंसर निकालना। विच वन इज डिफरेंट? रोज, जैस्मिन, लिली, मैंगो। देखो बेटा ये सारे फ्लावर्स, ये सारे क्या है? फ्लावर्स हैं। मैंगो जो है ये डिफरेंट है, ऑड है। इफ द लेटर्स ऑफ टेबल आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली विच लेटर विल कम थर्ड? वो कह रहे हैं कि अगर टेबल एक वर्ड है, टेबल, इसके तमाम जितने भी लेटर्स हैं इनको अल्फाबेटिकली लिखो, मतलब एबीसी के लिहाज से लिखो। ए, बी, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, ई, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो थर्ड नंबर पे कौन सा लेटर आया? ई। राइट ऑप्शन ई, वेरी इंपॉर्टेंट। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स? बेटा देखो सिंपल सा एक फंडा है। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 60 मिनट में ट्रेन ने 90 किलोमीटर सफर तय किया। 20 मिनट में कितना तय करेगी? इसको 3 पे डिवाइड कर दो, 20 मिनट बन गया। इधर भी 3 पे डिवाइड कर दो, 30 किलोमीटर बन गया। तो 20 मिनट में 30 किलोमीटर सफर तय होगा। सारा इज फेसिंग ईस्ट, सारा ईस्ट की तरफ फेस कर रही है। मैंने कहा था देर आर 4 डायरेक्शंस। अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्थ होती है, राइटवर्ड डायरेक्शन ईस्ट होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन साउथ होती है, और लेफ्ट की जानिब जो डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं वेस्ट। अब सारा ईस्ट की जानिब जा रही है, मतलब राइट साइड की जानिब। सारा ईस्ट की जानिब गई। सारा टर्न्स राइट ट्वाइस, 2 दफा राइट लिया टर्न, तो प्रेजेंट डायरेक्शन क्या हुई? वेस्ट हो गई। मैंने कहा था जब बेटा एक जैसे 2 टर्न आ जाएं तो आपने जो दी गई डायरेक्शन हो उसका उलट लिख देना है। ईस्ट का उलट वेस्ट होता है, बस। व्हाट इज 25% ऑफ 200? 25% ऑफ 200 क्या होता है? 25/100 ज़रब 200, जीरो इससे कट के 25 को 2 से ज़रब 2, 50। राइट ऑप्शन 50। विच वन इज डिफरेंट? जनवरी, मार्च, मंडे, अक्टूबर। अब देखो मंडे इसमें डे का नेम है, बाकी सारे मंथ के नाम है, तो राइट ऑप्शन चार्ली, मंडे। ओके, 12 एग्स कॉस्ट ₹180। 12 अंडे हैं जो 180 रुपये उसकी कास्ट है। तो 4 अंडे कितने के होंगे? देखो 12 अंडे कितने के हैं बेटा? 180 रुपये के। आपने मालूम कितने करने हैं? 4 अंडों की कीमत 3 पे डिवाइड कर दो, इसे भी 3 पे डिवाइड कर दो। 4 अंडे कितने के हो गए? 60 रुपए के हो गए। इजी ट्रिक, इसको मैं कहता हूं डिवाइड रूल। ये रूल मैंने अपने बच्चों को सिखाया था, जो पेड ग्रुप में है ना, उनको मैंने ये रूल सिखाया था, अगर याद हो तो। ओके जी, अल्फाबेटिकल सीरीज का एक क्वेश्चन आ गया। ZXVT, देखो क्या हो रहा है, ये पीछे को आ रहे हैं। एक अल्फाबेट छोड़ा और पीछे को आ गए। W छोड़ा, V की तरफ आ गए। यू छोड़ा, टी लिख दिया, एक अल्फाबेट। अब टी से पहले एक अल्फाबेट हम छोड़ेंगे, एस को छोड़ देंगे, उसके बाद क्या आएगा? आर। तो राइट ऑप्शन हमारा आर। सेलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, तमाम रोजेस जो हैं ये फ्लावर्स होते हैं। द प्लांट इज अ रोज, तो एक प्लांट जो है ये रोज है। देयरफॉर प्लांट इज अ ट्री, नहीं। फ्रूट नहीं। वेजिटेबल नहीं। फ्लावर यस। जब कह दिया कि तमाम रोज फ्लावर्स हैं, उन्होंने कहा प्लांट रोज है, तो हमने भी कह दिया ठीक है, प्लांट अगर रोज है तो फिर
प्लांट फ्लावर है, क्योंकि ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, ये सैलोजिज्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली इज टॉलर देन बिलाल। अली टॉलर है बिलाल से, ठीक हो गया। अली अगर बिलाल से टॉलर है तो बिलाल टॉलर है हमजा से, बिलाल बड़ा है या टॉलर है हमजा से। शॉर्टेस्ट कौन हुआ? देखो, अली बिलाल से बड़ा, बिलाल हमजा से बड़ा, तो सबसे छोटा तो हमजा हुआ, शॉर्टर। ठीक है। अच्छा, विच वर्ड कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली? कौन सा वर्ड अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा, या आप कह लो कि डिक्शनरी में पहले आएगा? ठीक है, ये भी डिक्शनरी का है, लिख लेते हैं। स्टोन, स्टॉप, स्टोर, स्टार। अब देखो, एस टी तो दोनों सब में कॉमन है, रह गया ओ, ओ ए। अब मुझे ये बताओ, ए बी सी में पहले आता है या ओ? आप कहोगे सर ए, तो स्टार ही फिर डिक्शनरी में या अल्फाबेटिकली पहले आएगा। उन्होंने कहा इसको रीअरेंज करो और मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। जब इसको रीअरेंज किया तो ये वर्ड बन गया एप्पल, बात खत्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, सारा इज ओल्डर देन हिना। सारा बड़ी है हिना से, बट यंगर देन आयशा, लेकिन आयशा बड़ी है सारा से। तो बताओ ओल्डेस्ट कौन है? सारा बड़ी है हिना से, आयशा बड़ी है सारा से, तो आयशा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड इज टू नेस्ट एज बी इज टू। हाँ जी भाई, हाइव होगा, छत्ता। अली इज फेसिंग नॉर्थ, अली नॉर्थ की जानब जा रहा है। ही टर्न्स राइट, इधर को जा रहा है, राइट टर्न ले लिया। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट, राइट जानी, राइट की जानिब ईस्ट ही है। इफ टू डे इज मंडे, अगर आज मंडे है, व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 3 डेज? आप याद रखें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने 3 दिन में ये वाला गिनना है, आज वाला। एक ये दिन हो जाएगा मंडे, दूसरा दिन होगा ट्यूसडे, तीसरा दिन होगा वेडनेसडे। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। ये पता नहीं कौन सा था, बीच में आ गया इसका कुछ। ओके, इफ 4 वर्कर्स कंप्लीट ए जॉब इन 12 days, हाउ मेनी डेज विल 8 वर्कर्स टेक, अज्यूमिंग इक्वल एफिशिएंसी? देखो, मैंने एक फार्मूला बताया था कि M1 ज़रब D1 बराबर होते हैं M2 ज़रब D2। ये फार्मूला मैंने कहा था याद रखना। कितने काम कर रहे हैं बंदे? 4। कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12। बंदे अब कितने हैं? 8। D2 हमने मालूम करना है। 12 चौके 48, 48 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू D2। D2 बराबर हो जाएगा 6 डेज। राइट ऑप्शन 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट ACEG? ACEG आगे क्या आएगा, ये हमने बताना है। तो देखिए बेटा, ए और सी के बीच में कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? आप कहोगे सर एक। सी और ई के बीच में एक, ई और जी के दरमियान में एक। तो जी के बाद एक अल्फाबेट छोड़ दो, अगला आंसर है। एच छोड़ दिया, ई आंसर है हमारा। आई आई सॉरी, आई आंसर है, HI। ठीक है। व्हाट कम्स नेक्स्ट? 3, 6, 9, 12। आगे क्या आएगा? 3 3 6, 3 3 9, 3 3 12, 3 5 15। 3 का भाड़ा पढ़ लो, या 3 3 जमा करते जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चंस अबाउट नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्वेश्चन पहले देखते हैं जी। हमारे पास है एक स्क्वायर, थोड़ा बड़ा कर लूं क्वेश्चन? नहीं, इतना ही ठीक है जितना है।
अब देख लेना, थोड़ा जूम करके देख लेना, ठीक है, मैं नहीं भी आऊंगा वीडियो में तो कोई मसला है। अच्छा, हमारे पास है बेटा एक शेप। उन्होंने क्या किया, स्क्वायर के अंदर ऊपर रखा सर्कल और नीचे रखा, सॉरी, ऊपर रखा स्क्वायर नीचे सर्कल, और इसको चेंज कर दिया इसमें। यहां से हमें आइडिया हुआ कि उन्होंने बेसिकली शेप्स को इंटरचेंज कर दिया, जहां जहां पे सर्कल था वहां वहां स्क्वायर कर दिया, जहां जहां पे स्क्वायर था वहां वहां सर्कल कर दिया। हम भी अब यही काम करेंगे। हमारे पास था एक प्लस, ऊपर प्लस और इधर सर्कल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला प्लस को सर्कल में चेंज कर देंगे। ऊपर छोटे वाला प्लस था, इसको भी सर्कल में चेंज कर देंगे। नीचे सर्कल है तो इसको प्लस में चेंज कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो लाइक आ जाएगा एल्फ। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, बिग मिसिंग पैटर्न था। मैंने आपको कहा था आपने कुछ नहीं करना, आपने पूरे के पूरे पैटर्न को देखना है। जब हम पैटर्न देखेंगे हमें पता चलेगा इधर ब्लैक कलर की ये पूरी होगी, तो ब्लैक कलर पूरी जस्ट अल्फा में हो रही है, राइट ऑप्शन अल्फा। ये क्वेश्चन आधा गायब हो गया भाई। चलो देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा मिरर इमेज बताओ। इस इमेज का मिरर क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। मिरर ये होता है कि एक शेप है ना, फर्ज करो ये एक शेप है, इसको मैंने ब्लैक कर दिया। जब हम मिरर में देखेंगे ना तो ये शेप हमें नजर आएगी लाइक दिस। जो उसकी लेफ्ट वाली चीजें होंगी ना वो राइट में नजर आएंगी, जो लेफ्ट राइट वाली चीजें होंगी वो लेफ्ट में चेंज। तो मिरर का ये काम होता है कि वो चीजों को ऐसे करके ऐसे लेफ्ट टू राइट चेंज कर देता। अब इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें, विच इज ऑड मैन आउट। अब हम इसको देखते हैं, प्लस बना हुआ है दो एरोज के साथ, लेकिन सिर्फ डेल्टा एक शेप ऐसी है जिसमें एक ही लाइन पे दो एरोज हैं और एक लाइन बिल्कुल सादी है, बाकी सब में एक लाइन के साथ एरो हेड बना हुआ है, जबकि डेल्टा में एरो हेड दोनों साइड्स पे एक के बने हुए हैं और एक बिल्कुल खाली है, राइट ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे। आई थिंक सो स्क्रीनशॉट सही से नहीं लिए गए क्वेश्चन के। ओके, ये हो रही है बेटा इधर रोटेशन। मैंने कहा था जब भी आप नॉन वर्बल करोगे ना तो आपने याद रखना है 12 3 6 9, इस घड़ी को जरूर याद रखना है। इस घड़ी को याद रखने का मकसद ये है कि यहाँ पे बचते हैं बेट ये 3 6 9 12, ये तो आपको पता है। इस सम्मत को जो डायरेक्शन होती है ये क्लॉकवाइज होती है, इस सम्मत को जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये आपने याद रखनी है। अब देखो ये किस सम्मत को रोटेशन हो रही है इस शेप की। जब आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। जब इसको थोड़ा सा रोटेट किया ये, फिर रोटेट किया ये, और क्या हो रहा है कि कलर की इंटरचेंजिंग हो रही है। कभी व्हाइट कलर का बाहर आ रहा है और फिर अंदर ब्लैक कलर का होगा। अगर अंदर व्हाइट कलर का है तो बाहर ब्लैक कलर व्हाइट कलर का होगा। अब जब हम इसे देखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि क्या होगा। इसको अब थोड़ी सी रोटेशन जब हम करेंगे ना तो इस तरह की रोटेशन होगी। रोटेशन करने से क्या होगा, व्हाइट डॉट अंदर चला जाएगा, ब्लैक बाहर आ जाएगा। अब देखें, जिसमें व्हाइट डॉट बाहर है ना उसमें पहली जो अंगूठा है वो बड़ा है, और जिसमें ब्लैक डॉट है ना बाहर उसमें बराबर है। इट मींस आंसर अल्फा होगा। इसको गौर करें। आई थिंक सो इसकी भी की गलत थी हमारे यहाँ क्वेश्चन में। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को देखें, हो क्या रहा है इधर। कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट ट्रायंगल को उल्टा दिया। पहले इसमें वर्टिकल लाइन थी फिर हॉरिजॉन्टल कर दी। अब हम इस शेप को जब उल्टाएंगे लाइक दिस, शेप उलट गई तो इसमें वर्टिकल लाइंस थी, ये देखो, हम भी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ले आएंगे। इतनी सी बात होगी, अल्फा आंसर होगा हमारा। अब इस शेप को देखें। इस शेप में आप देखें, पहले एक पेंटागोन है, पेंटागोन को उल्टा कर दिया, और जो शेप साथ ब्लैक कलर की पड़ी हुई है उसको ऊपर से आधा काला और आधा व्हाइट नीचे से कर दिया। हम भी यही काम करेंगे। पेंटागोन उल्टी पड़ी हुई है तो इसको हम सीधा पहले तो करेंगे, और ये जो सर्कल साथ पड़ा हुआ है इसको इधर ऊपर रखेंगे, ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक कर देंगे, नीचे वाला हिस्सा व्हाइट रहने देंगे। तो आंसर आई थिंक सो इसका भी अल्फा बनता है। अल्फा आंसर है इसका तो।
नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें, मैट्रिक्स की ये एक सीरीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्लॉक को इधर भी आपको माइंड में रखना होगा। पहले तो देखें डॉट कितने वाली शेप आएगी, एक दो तीन डॉट्स वाली। अब रोटेशन देखें, पहले डॉट इस कॉर्नर की तरफ था, फिर नीचे वाले कॉर्नर की तरफ है। अब ऑब्वियसली डॉट की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, छोटी ऊपर, बड़ी लाइन नीचे, और तीन डॉट इधर को। तो राइट ऑप्शन हमारा अल्फा हो जाएगा। जरा गौर करें इन क्वेश्चंस पे। अब इस शेप को अगर देखेंगे आप, इसे मिसिंग सेक्शन एनोलॉजी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ये शेप होती है। इसको जब आप गौर करेंगे तो देखें क्या इसमें और इसमें कोई मुमासलत है। हाँ जी सर जी है, सिर्फ लाइन का फर्क है। वर्टिकल लाइन लगी हुई है, पहली लाइन इस कॉर्नर से आई थी, दूसरी लाइन इस कॉर्नर से आई है। अब हम भी एक हॉरिजेंटल लाइन इधर लगाएंगे, और वो लाइन इधर से आ रही थी, हम ये वाली लाइन इधर से ले जाए, बस ये बात हो। तो आंसर हमारा क्या होगा, चार्ली हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे आ जाएं। रोटेशन मैंने आपको जो क्लॉक दिया था वो बड़ा जरूरी है बेटा, वो बड़ा जरूरी है। क्लॉकवाइज, अब देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, या थोड़ा सा पैटर्न रोटेट हुआ इधर, फिर थोड़ा सा रोटेट हुआ इधर। अब दोबारा जब पैट रिपीट होगा तो ये बिल्कुल इधर दरमियान में आकर रुक जाएगा। आंसर लाइक बीटा होगा। अब इसको जरा गौर से देखें। गौर से देखने से आपको एक चीज का आइडिया होगा। आप सब कुछ छोड़ दें, ये व्हाइट कलर का सर्कल एक इधर भी है, इधर भी है, तीनों में आ गया। ये वाला सर्कल जिसके ऊपर ब्लैक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तीनों में। अब रह क्या गया इसमें, ये वाला जिसका राइट हिस्सा ब्लैक किया और व्हाइट किया, एक में है, इधर भी है, इधर नहीं है। इधर भी अब वही आएगा सर्कल जो इधर से शेडेड होगा, जैसे दोनों में है। तो वो डेल्टा में है, दैट इज वाई राइट ऑप्शन डेल्टा। अब इस चीज को देखो, ये क्वेश्चन बड़ा पसंद है आर्म्ड फोर्सेस को ना। ये वाला क्वेश्चन आर्म्ड फोर्सेस को बड़ा पसंद है बेटा। अब देखो क्या है हमारे पास, उन्होंने दे दिया एक ट्रायंगल दे दी, स्क्वायर दे दिया, सर्कल दे दिया, और कहा इनको अरेंज। और इनको अरेंज कैसे किया, सर्कल को बड़ा कर दिया, ऊपर रखा स्क्वायर को, नीचे रखी ट्रायंगल। हम भी यही काम करेंगे। हमारे पास है अब शेप स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल। उन्होंने सर्कल को बड़ा किया था, जो तीसरे नंबर पे शेप थी। हमारे तीसरे नंबर पे ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल को बड़ा कर देंगे। उन्होंने जो दूसरे नंबर पे शेप थी वो ऊपर रखी, हम भी दूसरे नंबर वाली शेप को ऊपर रख देंगे। उन्होंने पहले नंबर वाली शेप को इधर नीचे रखा, हम भी पहले नंबर वाली शेप को नीचे रख देंगे। तो जिधर भी ये ऑप्शन होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, दैट विल बी आई थिंक सो चार्ली। अब इस क्वेश्चन को देखें जरा गौर से, क्या हो रहा है। तीन डॉट्स से जो तीन लाइनों के साथ अटैच थे, डॉट्स ऊपर रह गए, लाइनें उलट के ऐसे करके, ऐसे लाइनें उलट के नीचे आ गई। अब हमारे पास इधर दो डॉट्स हैं, तो क्या होगा, दो डॉट्स इधर के इधर ही रह जाएंगे, और ये जो लाइन है ये उलट के ऐसे करके ऐसे आ जाए, और ये आई थिंक सो चार्ली में है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। गौर करें, गौर, जब आप ट्रिक्स सीखेंगे ना फिर आंसर सही निकलेंगे। ऐसे आंसर्स नहीं सही आते, ट्रिक्स सीखोगे तो आंसर्स आएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल नजर आ रहा है जिसके ऊपर था, फिर एक सर्कल नजर आ रहा है जिसकी साइडों पे था। इन दोनों को बेटा जब दोनों को जमा किया ना तो हमारे पास क्या आ गया, सर्कल, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ऐसे करके ऐसे। अब नीचे ही नीचे वाली सीरीज जब आप देखोगे तो हमें पता है कि ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक लाइन है, और सर्कल है, सर्कल के साइड पे एक लाइन है। जब इनको हम जमा करेंगे तो क्या होगा, सर्कल ऊपर लाइन साइड पे लाइन, ये आंसर आएगा। अल्फा में ये आंसर मौजूद है। सो दीज आर सम वेरी सिंपल क्वेश्चंस। जरूरत है तो आपको काम करने की इन क्वेश्चंस पे। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है मिसिंग सेक्शन का। फिर से इसको जरा गौर से देखें। आपने इस तरह की शेप को पूरा करना होता है। देखिए पहले तो आपने सर्कल पूरा करना है, फिर आप देखेंगे सर्कल के अंदर से एक लाइन निकल रही है जो ऐसे करके ऐसे एक पैटर्न बना रही है। सॉरी ये ऐसे नहीं है, दूसरी तरह का है, लाइक इस तरह का पैटर्न है, और फिर ऐसे करके ऐसे एक पैटर्न बनेगा। तो ये पैटर्न आपने देख लिया होगा, आपको आइडिया होगा इसका। ये क्वेश्चन मैंने बड़े मजे का ऐड किया था एक आड मैन आउट में, आई थिंक सो आपको अच्छा लगा होगा। सबसे पहले देखो इसकी अरेंजमेंट, SFGA।
एच जी, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, एच जी को पहले ले आए और फिर एस एफ जी, तरतीब वही रही। फिर उन्होंने क्या किया, एफ जी को पहले ले गए और एच जे एस हो गया। फिर यानी वो दो अल्फाबेट को उठा के पहले ले आते हैं, जे एस को आगे ले आए तो और ये हो गया। अब आना चाहिए था जी एच को, लेकिन उन्होंने लिख दिया जी एस, दैट इज वाई ईटा इसमें ऑड है। अरेंजमेंट हमने बस दी है। देखो पहले दो उठा के आगे ले आए, ये बन गया, फिर एफ जी को उठा के आगे ले आए, ये बन गया, फिर जे एस को उठा के आगे ले आए, ये बन गया। अब चाहिए था जी एच उठा के आगे लेके आते, लेकिन यहां पे आया जी एस, दैट इज वाई ये आड हो। अब हमारे पास आ गया बेटा एकेडमिक पोर्शन। ए गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट व्हाट कंडीशंस। एफएससी पार्ट 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा तो गैस डेविएट होगी आइडियल बिहेवियर से। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 moles ऑफ NH3। सबसे पहले देखो 2 mole NH3 में कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन है। उन्होंने हाइड्रोजन क्या बोला ना, मुझे बताओ आप एक 2 मोल को छोड़ो, मैं कहता हूं 1 मोल NH3 है, उसमें कितने मोल हाइड्रोजन के, आप कहोगे सर 3 मोल हाइड्रोजन। 3 मोल हाइड्रोजन के होंगे ना, तो 2 मोल अमोनिया में कितने होंगे, 2 मोल नाइट्रोजन में, दो तिया 6, 6 मोल हाइड्रोजन। अब हमने ये नहीं बताना कि कितने मोल हाइड्रोजन होगी, उन्होंने कहा कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो 6 मोल को हम 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.61 मल्टीप्लाई 10⁻24 आइटम्स, इसका जवाब आ जाएगा। सो बेटा इस तरह से पेड कोर्स वालों को मैंने सिखाया हुआ, अगर किसी पेड कोर्स वाले का गलत हुआ ना, मुक्का मारना है ना। ओके जी। इन एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती फॉर द ग्रोथ, ठीक है। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका जवाब मेसोसोम्स भी हो सकता है। एरोबिक बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन सा ऑर्गन परफॉर्म करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेसोसोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टीरॉइड हार्मोन। अब यहां पे ऑप्शंस नहीं आए, क्योंकि अब वेबसाइट का वही मैंने प्रिंट आउट लिया था। तो स्टीरॉइड हार्मोन ये होते हैं जी, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोडियोल, टेस्टोस्टेरोन या कॉर्टिसोल, दीज आर सम स्टीरॉइड हार्मोन। और ये वाला पेपर में आया हुआ था आई थिंक सो। ओके जी। एटीपी सिंथेसिस इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। तो एटीपी जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है, वो इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ फार्मूला इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको पढ़ाया था, कंप्लीट वालों भूलना नहीं है, मैंने फिजिक्स में आपको पढ़ाया था फ्रिंज विड्थ का फार्मूला, दैट डेल्टा वाई बराबर होता है लैम्डा डी ओवर डी। और मैंने यहां से आपको बताया था एक और एमसीक्यूज यहां से आता है, डी क्या है और ये डी क्या है। इसमें से एक डी है जो सेपरेशन बिटवीन द ग्रूव्स है, और एक डी वो है जो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन है। तो आपने ये बताना होगा, मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूं, इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस। हर एक बच्ची जो ये डिस्कशन सुन रही है और ये क्वेश्चन पहुंचा, ये क्वेश्चन का जवाब लाजमी दे, पेपर में आना ये। इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये क्वेश्चन बेटा पेपर में आना है, हर साल पेपर में आता है, इस साल भी आना है, मुझे इसका जवाब चाहिए। ओके, व्हाट डज ए बोन ऑफ कंटेंशन मींस। ए बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, या जो सुलहनामा ना हो रहा हो जिसकी वजह से। सो बोन ऑफ कंटेंशन ए रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट।
व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन ए मैग्नेटिक फील्ड? मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट होंगी, मैग्नेट जी मैन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा? स्टार्क इफेक्ट। ये याद रखना। ओके जी, एक न्यूमेरिकल मैंने इधर दिया है, पिछली दफा ये न्यूमेरिकल पेपर में आया था, इसलिए मैंने ऑल पाकिस्तान फ्री मॉक टेस्ट में भी ये न्यूमेरिकल दे दिया। मेरी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो गई है। ए लाइट रे इंटर्स द प्रिज्म, एक लाइट रे प्रिज्म में इंटर होती है। n इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, एट 45 डिग्री। व्हाट इज एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? बेटा याद रखें, यहां पे लगता है स्नेल्स लॉ। क्या लगता है? स्नेल्स लॉ। n1 साइन थीटा, n2 साइन थीटा 2। अब यहाँ पे n1 जो है ना, लाइट हवा से ही एंटर होके प्रिज्म में आएगी ना, तो हम इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे एयर का, जो कि है 1। साइन थीटा 1 क्या है? 45 डिग्री, मतलब साइन 45 डिग्री। n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया है 1.5। साइन थीटा 2 हमने मालूम कर, तो साइन 45 क्या होता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/2। 1/2 होता है ना? हाँ, 1/2 होता है, क्योंकि कास 45 और साइन 45 आई थिंक सो सेम होते हैं। अच्छा, मेरे जहन से स्किप हो गया। ये देख लेना कि इसका साइन 45 0.71 होता है या r 0.5 होता है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे विद 1.5 तो हमारा आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 28 डिग्री। लेकिन फॉर्मूला ये लगना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, व्हाट कंडीशन इज इफ ही हैड लेफ्ट द अर्लियर ही वुड हैव? हाँ जी भाई, पेड कोर्सेज वालों, मैंने आपको 4 कंडीशन पढ़ाई थी। एक जीरो कंडीशन थी, एक फर्स्ट कंडीशन थी, एक सेकंड कंडीशन थी, एक थर्ड कंडीशन थी। मैंने कहा था जीरो कंडीशन वो होती है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ यूज हो। हवा में, लाइट में या रोशनी में आइस रखो, वो पिघल जाएगी, मेल्टेड, ठीक है। अगर तो यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कोई इफ शिफ यूज ना हो, विल वुल कोई यूज ना हो, तो वो जीरो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन वो होती है जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले आता है और दूसरे सेक्शन में विल का इस्तेमाल होता है। सेकंड कंडीशन वो होती है जिसमें पास्ट टेंस यूज होता है, हैड हैव नहीं, सिर्फ पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। और दूसरे पार्ट में वुड का इस्तेमाल होता है। थर्ड कंडीशन वो होती है जिसमें हैड का यूज होता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट की कोई इमेजिनरी कंडीशन या कोई अनरियल कंडीशन होती है, थर्ड में हैड का यूज होता है, और दूसरे पोर्शन में वुड हैव का। अब देखो यहाँ पे हैड का यूज और वुड हैव का, तो ये कौन सी कंडीशन है? ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल आनी है पेपर में। फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड्स इन बैक्टीरिया, प्लाज्मिड्स का क्या फंक्शन होता है? जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैरी कर। विंडिकेट का क्या मतलब होता है जी? विंडिकेट का मतलब लिखा हुआ है इसके नीचे, क्लियर समवन ऑफ ब्लेम, सस्पिशन और डाउट। किसी के डाउट को क्लियर करना विंडिकेट कहलाता है। व्हाट डज मेटिकुलस मीन? पिछली दफा पेपर में आया था ये सिनोनिम। मेटिकुलस का मतलब होता है किसी के लिए बहुत पोजेसिव होना, केयर करना, प्रिसाइज होना। स्टार्क इफेक्ट कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले बता चुका हूं। विच पार्ट रेगुलेट्स ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये ब्रीथिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। मैंने आपको कहा था ब्रेन के जितने पार्ट्स हैं ना, वो सारे आपको आने चाहिए। विच न्यूरो ट्रांसमीटर ब्लॉक Na+ ट्रांसपोर्ट इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, दैट इज डोपामाइन। कैनिजारो रिएक्शन अकर इन विच एल्डिहाइड्स? कैनिजारो रिएक्शन उनमें होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन डू कैन अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। और फार्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड इसकी एग्जांपल्स हैं कि ये कैनिजारो रिएक्शन दे सकती हैं क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। ओके जी, ए फोटॉन हैज वेवलेंथ 500 नैनोमीटर,
विच इज इट्स एनर्जी। तो एनर्जी का फार्मूला मैंने लिख दिया है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। यहाँ पे एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू है 3 × 10 की ताकत 8। और लेमडा की वैल्यू इधर दी गई है 500 नैनोमीटर, यानी 500 × 10 की ताकत -9 मीटर। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे एनर्जी की, तो ये आ जाएगा 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। जरब करेंगे जब हम इसे, तो ये आएगा 3 × 10 ताकत 8 के साथ। फिर जब हम जरब करेंगे, डिवाइड करेंगे 500 × 10 की ताकत -9 के साथ, तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आएगी वैल्यू 3.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। इसको आप सिंप्लीफाई आपने करना होगा, ये न्यूमेरिकल पेपर में पूछा गया है, एज इट इज 2 मरतबा है। वट इज द पीएच ऑफ 0.001 मोलर HCl। मैंने कहा था कि HCl की पीएच जब भी पूछी जाएगी, नंबर ऑफ जीरोस गिन लो, 1 2 3, बस कुछ नहीं आपने करना, 3 जवाब। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ट्रांसफार्मर के अंदर 200 टर्न्स हैं प्राइमरी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरली कितनी है जी, 200। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स हैं 400, यानी NS है 400। पेपर में आना क्वेश्चन ये। सेकेंडरी करंट कितना है, यानी IS कितना है, ये है जी 2 एम्पियर। तो IP मालूम कर। सबसे पहले तो असाइनमेंट में आपने मुझे बताना है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्राइमरी में 200, सेकेंडरी में 400, स्टेप अप है या स्टेप डाउन, असाइनमेंट है। ओके, अब फॉर्मूला है हमारे पास IP ओवर IS बराबर होता है NS ओवर NP। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब IP बराबर है IS NS ओवर NP। अब इसको सिंप्लीफाई बेटा कर लेना, जवाब आपका जो भी आए वो देख लेना, फिर जो भी आएगा ठीक है। विच एंजाइम्स इज प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म, हाँ जी पेप्सिनोजिन। ये हमारे स्टमक में होता है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब इसका इंट्रैक्शन होता है ना, जब इस एंजाइम का इंटरेक्शन होता है विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये पेप्सिनोजिन एंजाइम जो है ये पेप्सिन में चेंज हो जाता है। और फिर ये जो बिग कार्बोहाइड्रेट्स के या स्टार्च के जो प्रोटीन प्रोटीन जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी तोड़ फोड़ करता है। हमारे स्टमक में ये एंजाइम मौजूद होता है, और ये किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, जो कि है पेप्सिनोजिन। याद करके जाइएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। सबसे पहले तो हमें कैल्शियम फ्लोराइड का बेटा मालूम करना होगा मोलर मैस। कैल्शियम का क्या मोलर मैस होता है, 40। फ्लोरीन का क्या होता है, 19। तो कैल्शियम फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, 40 जमा 19 दूना 38, क्योंकि दो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो कैल्शियम फ्लोराइड का हमारे पास क्या मोलर मैस आया, 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका मैस आ गया। अब हमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आप 1 मोल का बताओ या 2 मोल का बताओ, उन्होंने कहा 2.5 मोल का बताओ। तो 2 मोल का तो हो जाएगा। अगर हमें पूछा गया 2 मोल का बताओ, तो 2 × 78, ये तकरीबन बनता है 8 2 16 6 एक हासिल 156। जबकि अगर हमें बताना पड़ा अब 2.5 मोल्स का, मतलब हाफ मोल अपने हमने मजीद इसमें ऐड करना है। कितना ऐड करेंगे, आई थिंक सो 39 ऐड करेंगे। ये 195 ग्राम पर मोल बन जाता है फॉर 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। लेकिन हमारे पास इधर ऑप्शन ही नहीं है, इट मींस यहां पे इसकी की मौजूद ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर रीचेस 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वोल्टेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी प्लीज बोलिएगा, मैं लेक्चर में हूं। तो उसकी फी वगैरह आप पे करें और ज्वाइन करवा दें। 5500 फॉर रैपिड कोर्स, 5500 रैपिड कोर्स के लिए। हमारे कोर्स का नाम है रैपिड कोर्स, जिसमें FNS की तैयारी करवाई जाएगी।
विद इन 15 to 20 days, उसकी फी है 5500। हमारी यही फी है जी। आप पूछ ले, मैं लेक्चर करूंगा। ए कैपेसिटर रीचेस 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वोल्टेज, तो कितने टाइम में ये इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, टा जिसे कहते हैं, टा इज इक्वल टू आर सी, हमने पढ़ा हुआ ना। तो ये 63.2% चार्जिंग के रिलेटेड होती है बात के, वन टाइम कांस्टेंट क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड, कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है जिसमें 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। मैंने साथ में कुछ चीजें ऐड कर दी हैं कि जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, इसकी बेटा जो ये पेपर में आता है, इसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है और 180 डिग्री का एंगल ये बनाता है एसपी एब्राडाइजेशन। sp2 एब्राडाइजेशन की ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है और 120 डिग्री का एंगल बनता है। sp3 हेब्राडाइजेशन का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और 109.5 डिग्री इसका एंगल बनता है। 90 डिग्री तो sp में भी नहीं है, sp3 में भी नहीं है, sp2 में भी नहीं है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन एक होती है, उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल PCl5, PCl5 इसकी एग्जांपल है। दूसरी हमारे पास आती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो 90 डिग्री का एंगल कहां बनेगा, sp3d में या sp3d2 में। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ, बोहर का एटॉमिक मॉडल। बोहर ने ना हाइड्रोजन एटम को यूज करते हुए ये मॉडल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं तब तक जब तक उसकी एनर्जी खत्म ना हो जाए और वो न्यूक्लियस में गिर ना जाए। ये बोहर ने मॉडल दिया। और साथ में ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की एक ट्रांजिशन भी होती है। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से पहले शेल में जंप लगाता है ना, तो वो एनर्जी रिलीज करता है कितनी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। तो इस एनर्जी को आपने याद। नेक्स्ट हमारे पास आ गया NADP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बेटा एक होती है ATP, एक होती है NADPH, एक होती है NADP। सो ये सब में फर्क है, ठीक है। ATP वो एनर्जी है जो सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। फिर ATP की रिडक्शन होती है जब वो केमिकल रिएक्शंस में वो एनर्जी यूज होती है, तो इसको हम कह देते हैं कि NADPH यूज होती है। फिर इसकी रिडक्शन हो रही होती है और NADP बनती है। ये बेसिकली रिडक्शन ऑफ बायोसिंथेसिस में यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2। ये अक्सर पूछी जाती है और अक्सर मुझे कैंडिडेट्स कहते हैं सर जी ये हमें बताएं कैसे हो। तो इसका ये है कि सल्फर के दो मालिक्यूल हैं, सल्फर के दो इधर हैं, और साथ में हमने S लगा दिया क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन सल्फर की मालूम करनी। ऑक्सीजन के कितने हैं, प्लस, ऑक्सीजन के 3 है, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। इज इक्वल टू जो ऊपर पावर हो ना, 2 माइनस किया तो हमने -2 इधर लिख दिया, 2s इधर रह गया, प्लस -6 इधर हो गया, -2, -6 को उधर भेजेंगे +6 हो जाएगा, 2s प्लस -2 +6, 2s बराबर है 4, s बराबर है 2। सो सल्फर की यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी। पिट्यूटरी हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स ओवल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा जी, टोटल अमाइनो एसिड्स का एक क्वेश्चन था जो होते हैं हेमोग्लोबिन 5574 टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसमें एक होती है, इसमें दो चेन्स अल्फा चेन्स होती हैं, दो अल्फा चेन्स, और दो ही इसमें बीटा चेन्स होती हैं। हर अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, हर बीटा चेन में अमाइनो एसिड्स होते हैं 146। ये याद रखिएगा, ठीक है। विच न्यूक्लियाइड हैज द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यूरेनियम की एनर्जी बेटा इतनी होती है, कोबाल्ट की इतनी, आयरन की इतनी, कार्बन की इतनी। सो आयरन 56 जो है ना, ये राइट ऑप्शन है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि जिसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है, ये हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी आयरन की ज्यादा है।
बाकी सब जैसे यूरेनियम है ये तो बिल्कुल अनस्टेबल है, ठीक है। What is the pH of 10 is power minus 10 molar NaOH, that is 7 approximately. A ball is thrown upward at 20 meter per second. ये प्रोजेक्टाइल मोशन का अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि एक बॉल को अपवर्ड फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एंगल बनाया 60 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ। व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट? तो वेलोसिटी क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, ये एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब देखो दो चीजें होती हैं वेलोसिटी के, होते हैं दो कंपोनेंट, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अगर तो हमसे पूछा जाता वर्टिकल कंपोनेंट तो हम कहते जी वर्टिकल कंपोनेंट 0 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट अगर पूछते हैं तो जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, यहां पे जाके स्टे करता है, यहां पे वर्टिकल पॉइंट क्या होता है, 0 होता है वेलोसिटी का। यहां पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट या हॉरिजेंटल कंपोनेंट ही एप्लीकेबल होता है। अब इसके दो फार्मूला है, वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, वी वाई का भी होता है वी साइन थीटा। अब v तो पहले ही 0 है, इसको तो छोड़ो ना, वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट। हमें उन्होंने हॉरिजेंटल कंपोनेंट का पूछा है, तो वी एक्स हम कैसे मालूम करेंगे? v हमें कितनी गई है 20, कॉस हो गया 60, कॉस 60 1/2 के बराबर होती है, वी एक्स बराबर है 20 जरब 1/2। जब इसको हम करेंगे तो वी एक्स कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड हॉरिजेंटली, वर्टिकली नहीं, वर्टिकली तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 किलोवाट corresponds to approximately what de Broglie wavelength is 61 पिकोमीटर। 1000 मरतबा ये सवाल आया, मैंने तो अक्सर कैंडिडेट्स को बोला होता है नहीं आता फार्मूला की मदद से तो रट लो इसको प्लीज। ये इसका फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर स्क्वायर रूट 2 m ई वी। अब ई की वैल्यू, एच की वैल्यू आपको पता है, एम की वैल्यू ये होती है, ई की वैल्यू ये होती है, वी की वैल्यू दी गई है 40,000 वोल्ट। जब आप इसमें बेटा ये पुट करते हो वैल्यू तो ये आता है 6.1 पिकोमीटर, जो कि 1.3 पिकोमीटर ऐसा कुछ, जो कि 61 पिकोमीटर के बराबर है, ठीक है। अगर पेपर में 6.1 पिकोमीटर आए फिर भी जवाब ठीक, 61 पिकोमीटर आए फिर भी जवाब ठीक, याद रख लेना है। विच इज द रिएक्ट व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड्स? एल्डिहाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? इधर तो जवाब है जी फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा है एसिटल्डिहाइड से, देन बेंजल्डिहाइड। एक और भी रिएक्टिव ऑर्डर वो पूछते हैं, वो ये है कि फॉर्मल्डिहाइड, फिर उसके बाद एल्फेटिक एल्डिहाइड्स, फिर उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड आफ्टर दैट कीटोन्स। ये भी रिएक्टिविटी ऑर्डर एक, ये भी आपने याद रखना और ये भी आपने याद रखना है। फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है देन एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव है। आफ्टर दैट हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, चेंज द ऑडियंस साउंड व्हाट आर डल दे इनटू इन डायरेक्ट स्पीच। तो ये देखो यहाँ पे ऑडियंस जो है ना कंप्लेंट कर रही है, दो तरह से हम लिख सकते हैं। मसला ये होता है ये सैड को किस में चेंज करना है, तो द ऑडियंस complained that it was a dull day। अगर तो कंप्लेंट वाला ऑप्शन हो तो कंप्लेंट वाला ऑप्शन ठीक है, अगर कंप्लेंट वाला नहीं आ रहा तो ये हो सकता है द ऑडियंस exclaimed with boredom that it was a dully day। ठीक है, इस तरह से ये दोनों जवाब ठीक है, ओके, ये दोनों जवाब ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। विच बैक्टीरिया हैव ए टफ टफ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स? 98 पे है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट जब फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल बनता है। हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। ब्यूटानल, ये एक दफा पेपर में आया। सो ये कुछ बेटा हमारे क्वेश्चंस थे जो आज के लिए हमने डिस्कस करने थे।
अल्हम्दुलिल्लाह 100 क्वेश्चंस की डिस्कशन हमने की है। बेटा अगर आप हमारा रैपिड सेशन ज्वाइन करना चाहो, 15 दिन के अंदर प्रेपरेशन करवा दूंगा, 5500 उसकी फी है, ज्वाइन कर सकते। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। दैट्स इट। मुझे अब और कुछ नहीं कहना क्योंकि मैं थक गया हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम।